नितिन की है, जो अहमदाबाद में बस ड्राइवर है। एक रात जब उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी, उसने एक रहस्यमयी महिला को अपनी बस में पाया, जिसकी आंखें सफेद थीं और वह अजीब बातें कर रही थी। जैसे जैसे नितिन ने उसे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ाया, उसके मन में डर बढ़ता गया और अंततः महिला ने उसकी बस से अचानक गायब हो गई। जब वह डिपो लौटा तो उसे पता चला कि उस महिला की आत्मा वहां भटकती है और उसकी कहानी ने नितिन को कभी न भूलने वाला अनुभव दे दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरी है और आज भी जब मैं उसे याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नितिन, अहमदाबाद में बस ड्राइवर हूं। यह घटना 2018 की एक सर्द रात की है। उस रात मेरी ड्यूटी रात 10 बजे खत्म होनी थी और मैं आखिरी बार अपनी बस को खाली करके डिपो लौटने वाला था। रात के करीब 9:45 होंगे। बस में लगभग सभी यात्री उतर चुके थे। आखिरी स्टॉप पर केवल एक महिला रह गई थी। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद वह थकी हुई होगी। मैंने पूछा, आप कहाँ उतरेंगी मैडम? उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। यह जवाब थोड़ा अजीब था क्योंकि उस रास्ते पर आगे कोई स्टॉप नहीं था। मैंने फिर पूछा, आगे मतलब कहां तक मैडम? रास्ता तो सुनसान है। उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ आगे कहां और चुप हो गई। बस का इंजन चल रहा था, लेकिन बाहर की ठंड और सन्नाटा मेरे अंदर भी डर का एहसास करा रहा था। मैंने धीरे धीरे बस को आगे बढ़ाया। रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि महिला बार बार मुझे देख रही है। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे वह मेरे मन की बातें पढ़ सकती है। इस बीच मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 10:15 चुके थे। डिपो से कॉल आया कि मुझे जल्दी लौटना चाहिए। मैंने उस महिला से फिर कहा, मैडम अब मुझे लौटना होगा, कृपया बता दीजिए आप कहाँ उतरेंगी? उसने इस बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, बस रुकने वाली है। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। बस धीमे धीमे सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी। घड़ी में 10:30 चुके थे। मैं नर्वस हो रहा था क्योंकि वह महिला कुछ बोल नहीं रही थी। बस की हेडलाइट्स के अलावा आसपास घुप अंधेरा था। सड़क पर गड्ढे और सूखे पत्तों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। महिला की उपस्थिति का एहसास भारी लग रहा था। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाहर घूर रही थी, मानो कुछ तलाश कर रही हो। मैंने सोचा, यह कौन है और क्यों इतनी अजीब लग रही है? अचानक उसने कहा, यहां से दाएं मोड़ लीजिए। उसका स्वर ठंडा था। मैंने पूछा, पर वहां कोई सड़क नहीं है। उसने धीरे से कहा, रास्ता दिख जाएगा, बस मुड़ जाइए। उस समय मैं थक चुका था और डर का एहसास बढ़ रहा था, पर ड्यूटी और इंसानियत की वजह से मैंने बस दाईं तरफ मोड़ दी। यह रास्ता छोटा और कच्चा था। वहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि यह महिला आखिर कहां जा रही है। मैं रुकना चाहता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। फिर अचानक उसने कहा, बस रोक दीजिए। मैंने बस रोकी और उससे पूछा, आप यहां क्यों उतरना चाहती हैं? यह जगह तो पूरी तरह सुनसान है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर उतर गई। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने घबराकर अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा, ये मुझसे क्या गलती हो गई? ये जगह कैसी है? जैसे ही मैं बस का गियर बदलने लगा, अचानक मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी असामान्य थी, जैसे किसी के गले में कुछ अटका हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बस में कोई नहीं था। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने बस का इंजन स्टार्ट किया और तेजी से लौटने की कोशिश की, लेकिन बस का क्लच काम नहीं कर रहा था। बाहर घड़ी में 11 बज चुके थे और मौसम अचानक से ठंडा हो गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। अचानक बस के शीशे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से शीशे को जोर जोर से खरोंच रहा हो। मैंने खिड़की से झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, नितिन, ये तो बस शुरुआत है। बस के अंदर एक गहरी सिहरन फैल चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। शीशे पर खरोंचने की आवाज अब बंद हो चुकी थी, पर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। घड़ी में 11:15 थे। मैंने बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की,
इंजन गुर्राया पर चालू नहीं हुआ। मैंने आसपास देखा। बस के बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में जिंदगी कभी आई ही नहीं। यह जगह अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कहीं लग रही थी। अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। उसमें कुछ हलचल दिखी। मैंने ध्यान से देखा पर कुछ साफ नजर नहीं आया। तभी बस की अंदरूनी लाइट एक झटके में बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने अपना फोन फिर से निकाला लेकिन नेटवर्क अभी भी गायब था। मेरी चिंता और बढ़ गई। इसी बीच मुझे बस के गेट के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने गेट की तरफ देखा तो वह महिला वहां खड़ी थी, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीरे धीरे गेट के शीशे पर अपना हाथ रखा और बुदबुदाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज गूंजने लगी जैसे वह मेरे चारों तरफ से आ रही हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और बस का गियर खींचा। इंजन अचानक चालू हो गया लेकिन बस का स्टीयरिंग अब भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। मैंने हिम्मत जुटाई और बस को तेजी से रिवर्स में चलाया। महिला अब गेट से गायब हो चुकी थी लेकिन उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां वह पीछे की सीट पर बैठी थी और उसकी सफेद आंखें सीधे मुझे देख रही थी। मैंने डर के मारे मिरर को तोड़ दिया और बस को किसी तरह उस सुनसान रास्ते से वापस मुख्य सड़क की तरफ मोड़ा। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, घड़ी में 11:45 हो चुके थे, लेकिन अब भी मुझे लग रहा था कि वह महिला बस में कहीं मौजूद है। जब मैं डिपो पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। रात की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सीट से उठकर बस को बाहर से चेक करने का सोचा, पर जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मुझे गेट के शीशे पर खून के निशान दिखाई दिए। डिपो का चौकीदार रामू काका मेरे पास आया। उसने पूछा, क्या हुआ नितिन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उसे पूरी बात बताई। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, इस रूट पर बहुत पहले एक हादसा हुआ था। एक महिला की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है। रामू काका की बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने डिपो छोड़ने का फैसला किया, पर वह महिला और उसकी सफेद आंखें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। रामू काका की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अब और कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जाओ, आराम करो, लेकिन इस रूट की बस रात में मत चलाया करो। यहाँ पहले भी कई अजीब घटनाएं हुई हैं। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बस से उतर गया। डिपो में खड़ी बस के चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त बस को देख रहा हो। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और जलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। घर जाते वक्त रास्ता सुनसान था। हर गाड़ी की लाइट मुझे उस महिला की सफेद आंखों की याद दिला रही थी। मैं घर पहुंचा लेकिन मन बेचैन था। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरी पत्नी रिया ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारा चेहरा इतना उड़ा हुआ क्यों लग रहा है? मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास कम और चिंता ज्यादा दिख रही थी। उसने कहा, तुम बस की ड्यूटी छोड़ क्यों नहीं देते? इतने साल हो गए, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने सोचा शायद वह सही कह रही थी, लेकिन अगले दिन भी मेरे दिमाग में सिर्फ वही घटना चल रही थी। जब मैं डिपो पहुंचा तो वहां एक अलग माहौल था। रामू काका मेरे पास आए और धीरे से बोले, कल रात तुम्हारी बस को धोने वाले लड़कों ने कहा कि अंदर से सीटों पर अजीब निशान मिले हैं। मैंने डरते हुए पूछा, किस तरह के निशान? उन्होंने कहा, जैसे किसी ने नाखूनों से सीटें फाड़ी हों और गेट पर खून के निशान अब भी हैं। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैंने अपनी शिफ्ट संभाली और दिन की बस चलाने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पर, हर सवारी में मुझे वही महिला दिखाई दे रही थी। शाम को जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो डिपो के मैनेजर ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, नितिन, क्या तुम्हें कल की घटना के बारे में कुछ पता चला? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक और ड्राइवर प्रदीप हमारे पास आया। उसने कहा, भाई, ये वही बस है ना जिसमें पहले भी एक ड्राइवर ने रात में अजीब चीजें देखी थीं? अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं था। ये बस ही कुछ अजीब थी। प्रदीप ने बताया, 5 साल पहले एक ड्राइवर ने भी इसी रूट पर उस महिला को देखा था। उसने डिपो आकर बस को छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने सोचा, क्या यही मेरे साथ भी होने वाला है? क्या मुझे भी सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए? लेकिन तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया। उस तरफ से वही धीमी आवाज थी, नितिन, बस चलाना मत छोड़ना, खेल अभी शुरू हुआ है। फोन मेरे हाथ से गिर गया।
चारों तरफ सन्नाटा था। डिपो में घड़ी रात के 9 बजा रही थी। अब मुझे पता था यह सिर्फ डर नहीं था, यह कुछ और था जो मेरे पीछे पड़ा था। फोन गिरते ही मेरी घबराहट और बढ़ गई। रामू काका ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? कौन था फोन पर? मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। मैंने धीरे से कहा, वही आवाज थी जो कल रात सुनाई दी थी। रामू काका ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये रूट और बस दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब बस पर था। उसकी खिड़कियां, दरवाजे और सीटें सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे हर कोने में एक डरावना एहसास हो रहा था। रात के 9:30 चुके थे। डिपो की लाइट्स धीमी पड़ने लगी थी। प्रदीप मेरे पास आया और बोला, भाई, आज रात मैं तुम्हारी जगह इस बस को चलाता हूं। तुम घर जाओ। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। मैंने आखिरकार मान लिया और बस की चाबी उसे सौंप दी। मैं सोच रहा था कि शायद यह सही फैसला है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, क्या प्रदीप सुरक्षित रहेगा? डिपो से बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि प्रदीप बस के गेट पर खड़ा कुछ सोच रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी झिझक दिख रही थी। मैंने उसे रोका और पूछा, तुम्हें ठीक तो लग रहा है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ। मैं डिपो से बाहर आ गया। मेरी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। सड़कों पर अजीब सन्नाटा था। अहमदाबाद की वो सड़कें जो आमतौर पर रात में भी व्यस्त रहती थीं, आज कुछ ज्यादा ही खाली लग रही थी। जैसे ही मैंने घर की ओर रुख किया, मेरे फोन पर प्रदीप का कॉल आया। फोन उठाते ही उसने तेज आवाज में कहा, नितिन, कुछ अजीब हो रहा है। बस के अंदर अंधेरा छा गया है और मुझे खिड़की पर कोई खड़ा दिख रहा है। मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा, तू अभी कहाँ है? उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मैं एसएचजी हाईवे के पास हूं। लेकिन उसकी आवाज अचानक कट गई। अब मैं डर के मारे पसीने में डूब चुका था। मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से एसएचजी हाईवे की तरफ बढ़ा। रास्ते में मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या मैंने प्रदीप को इस बस के लिए भेजकर गलती कर दी? क्या यह बस सच में किसी अंधेरे राज से जुड़ी है? हाईवे पर पहुंचते ही मैंने दूर से बस को खड़ा देखा। बस की लाइट्स बंद थीं और वह एक किनारे पर खड़ी थी। मैंने बाइक रोकी और दौड़ते हुए बस की तरफ गया। गेट के पास पहुंचते ही मुझे प्रदीप की चीख सुनाई दी। गेट अंदर से बंद था। मैंने उसे जोर से खटखटाया, प्रदीप, दरवाजा खोल। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर धुंध जैसा कुछ भरा हुआ था। सीटों पर धुंधली आकृतियां नजर आ रही थीं, जो इंसानों की तरह दिखती थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बस के अंदर से वही आवाज आई, नितिन, तेरा नंबर अभी बाकी है। मैंने जोर से गेट को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। अब मेरी समझ में आ चुका था कि यह बस सिर्फ एक वाहन नहीं थी। यह किसी डरावनी ताकत का घर थी, जो हर उस इंसान को अपने चंगुल में फंसा रही थी जो उसके करीब आता। मैंने गेट को धक्का देना बंद कर दिया और बस के चारों तरफ दौड़ने लगा। हर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही धुंध और उन अजीब आकृतियों का एहसास हो रहा था। प्रदीप की चीख अब सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे मन में एक अजीब डर समा चुका था। घड़ी में रात के ठीक 12 बज चुके थे और सड़क पर गहरी खामोशी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और बस के पीछे गया। वहां खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, जो बस की दीवार से जुड़ी हुई लग रही थी। वह मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई गहराई ही ना हो, सिर्फ अंधेरा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी बस के अंदर से प्रदीप की आवाज फिर सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था, नितिन, मुझे बचा ले प्लीज। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने झट से फोन निकाला और रामू काका को कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और मैंने घबराते हुए पूरी बात बताई। उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, उस बस से दूर रह। मैंने तुझसे कहा था यह बस सही नहीं है। प्रदीप को बचाने की कोशिश मत कर, खुद को बचा ले। मैंने चिल्लाकर कहा, कैसे दूर रहूं? प्रदीप अंदर फंसा हुआ है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू काका चुप हो गए और फिर धीमी आवाज में बोले, अगर उसे निकालना है तो सिर्फ तू ही कर सकता है, लेकिन याद रखना, यह बस एक जाल है। जो एक बार अंदर जाता है वह फिर कभी बाहर नहीं आता। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी बस के इंजन की आवाज गूंजने लगी। वह बस जो बंद पड़ी थी अचानक स्टार्ट हो गई। उसकी हेडलाइट्स मुझ पर पड़ी
और मैं कुछ सेकंड के लिए अंधा सा हो गया। जैसे ही मैंने अपनी नजरें हटाई, बस के गेट खुद ब खुद खुल गए। अंदर से कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज मुझे अंदर बुला रही थी। मैंने धीरे धीरे बस के गेट पर कदम रखा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। बस के अंदर घुसते ही मुझे अजीब ठंडक महसूस हुई। सीटें धुंधली दिख रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने प्रदीप को आवाज लगाई, प्रदीप कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। तभी बस के पिछले हिस्से से खटखटाने की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू किया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। बस के अंदर समय जैसे थम सा गया था। पिछले हिस्से में पहुंचते ही मैंने देखा कि प्रदीप सीट पर बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसका कंधा पकड़ा, उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उसकी आंखें उस महिला की तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, नितिन, तुमने मुझसे क्यों पीछा छुड़ाया? अब मेरी जगह तुम्हारी है। मैं चौंक कर पीछे हट गया। तभी बस की खिड़कियां जोर से बजने लगीं और सीटों पर बैठे साए हिलने डुलने लगे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, तुम अब बच नहीं सकते। मैंने हिम्मत जुटाई और बस के गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन गेट अब बंद हो चुका था। खिड़कियों के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस काला अंधेरा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से बाहर जाने दो। तभी वही महिला सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। महिला की बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर कहा, तुम्हें लगता है तुम इससे बच सकते हो? उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। चेहरे की त्वचा बेजान थी और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी। बस के अंदर घड़ी में रात का 1 बज चुका था। हर पल जैसे समय धीरे धीरे ठहर रहा था। सीटों पर बैठे साए अब हिलने डुलने लगे थे। वे मुझे घूर रहे थे और उनके होंठ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने महिला से डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे जाने दो। वह हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे के हर कोने में गूंजने लगी। उसने धीरे से कहा, ये बस ये रास्ता, और अब तुम सब मेरे हैं। कोई यहां से कभी बाहर नहीं गया। तभी प्रदीप की चीखें फिर से गूंजने लगीं। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन महिला मेरे रास्ते में आ गई। उसने मुझे रोकते हुए कहा, उसे बचाने की कोशिश मत करो, वह अब तुम्हारे जैसा नहीं है। मैंने पूरी ताकत लगाई और उसे धक्का दिया। वह पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। प्रदीप अब भी सीट पर जकड़ा हुआ था। मैं उसके पास पहुंचा और उसे खींचने की कोशिश की। उसकी बॉडी ठंडी थी, जैसे वह जिंदा नहीं, सिर्फ एक खोल हो। तभी बस के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई मंत्र पढ़ रहा हो। साए अब अपनी जगह से उठ चुके थे और मेरे चारों तरफ घूमने लगे। प्रदीप ने एक बार फिर अपनी गर्दन घुमाई और कहा, नितिन, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। यहां से बाहर कोई नहीं जाता। मेरे हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। मैंने प्रदीप को छोड़ा और गेट की तरफ भागा। गेट अब भी बंद था। मैंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे इतने मजबूत थे कि उन पर कुछ असर नहीं हुआ। तभी महिला फिर मेरे सामने आई। उसने धीरे से कहा, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। ये बस तुम्हारी है, इसे हमेशा के लिए चलाते रहो। उसकी बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, ये सब बंद करो, मुझे यहां से जाने दो। उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम्हारे लिए समय शुरू हो चुका है। अब देखो तुम्हें क्या करना है। घड़ी में अब रात के 2 बज चुके थे। बस के अंदर की रोशनी लाल हो चुकी थी। सीटों पर बैठी आकृतियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं, लेकिन महिला वहीं खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बस एक रास्ता है। इस बस को छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी इन सायों में बदल जाओगे। मैं अब पूरी तरह डर और गुस्से के बीच फंसा हुआ था। प्रदीप कहीं गायब हो चुका था। मैंने आखिरी बार गेट पर जोर लगाया और गेट खुल गया। मैं तेजी से बस से बाहर भागा, लेकिन बाहर का माहौल और भी अजीब था। वही सुनसान सड़क थी, लेकिन अब चारों तरफ कोहरा छा गया था। कोई गाड़ी, कोई इंसान, कुछ नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर बस को देखा। वह बस अब वैसी नहीं थी। वह पूरी तरह काली और धुंध में डूबी हुई थी। तभी मेरी जेब में पड़े फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर प्रदीप का नाम था। मैंने डरते हुए फोन उठाया। उसने कहा, नितिन, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रदीप की आवाज सुनते ही मेरा खून ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया और मैं वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे।
चारों तरफ फैला कोहरा अब गहराता जा रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके साथ साथ एक गंध भी थी, सड़ी हुई गंध, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और फोन उठाया। प्रदीप की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन यह बस मुझे नहीं छोड़ने वाली। नितिन, अब तुम्हारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या है प्रदीप? ये बस आखिर चाहती क्या है? उसने जवाब दिया, ये बस सिर्फ उसे अपना बनाती है जो इसे चलाने की हिम्मत करता है। तुमने इसे चलाया और अब यह तुम्हारी है, लेकिन अगर तुम इसे अपनाने से इनकार करोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ता जैसे बढ़ता ही जा रहा था। अहमदाबाद की सड़कें जो मुझे हमेशा अपनी लगी थीं, अब अजनबी लग रही थीं। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। घड़ी ने 3 बजाए। मेरे घर का गेट सामने आया, लेकिन घर की लाइट्स बुझी हुई थी। मैं अंदर गया तो रिया और बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा शायद यह सब एक सपना था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही महिला, वही बस और प्रदीप का चेहरा मेरी नजरों के सामने आने लगा। सुबह के 7 बजे जब मैं उठा तो मेरे फोन पर डिपो से मैनेजर का कॉल था। उन्होंने कहा, नितिन, आज तुम्हारी बस का पहला रूट है, जल्दी आओ। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। डिपो पहुंचते ही मेरी आंखें बस को ढूंढ रही थीं। वह वहीं खड़ी थी, वैसी ही जैसे पिछली रात। रामू काका मेरे पास आए और बोले, तुम आज भी इस पर जा रहे हो? मैंने सोचा था तुम ये काम छोड़ दोगे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, शायद अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बस में चढ़ते ही वह महिला मुझे फिर से दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया के हिस्से हो, इसे अपनाओ और चलाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। इस बार मैंने डर के बजाय साहस से जवाब दिया। मैंने बस स्टार्ट की और जैसे ही वह सड़क पर चली, वह महिला गायब हो गई। अंदर की रोशनी सामान्य हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस फिर से सामान्य हो चुकी हो। रात के अनुभव ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि इस बस को चलाना ही मेरी जिम्मेदारी है।